हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गति चैप्टर मोशंस, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है। ये क्लास 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल जो फिजिक्स को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से उठाए जाते हैं। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को आप लोग लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। अब अगर गति को समझें तो गति होती क्या है, सबसे पहले इसे हम समझें। तो गति को अगर कहा जाए तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम गति कहते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द आया है वस्तु। वस्तु को अगर हम ध्यान से देखें साइंस के अकॉर्डिंग तो वस्तु हम किसे कहेंगे। वैसे मुख्यतः इस चैप्टर में हमें पढ़ना है गति को, गति के बाद दूरी और विस्थापन तक इस चैप्टर में लेके चलेंगे। गति के बारे में अभी पता चला कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। लेकिन यह वस्तु है क्या? वस्तु यानी जिनका निर्माण कणों से हुआ, वस्तु कहलाती हैं। ऐसी सारी चीजें जिनका निर्माण कणों से हुआ हो, जिनका निर्माण कणों से हुआ हो। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे ये चाक है, इसका निर्माण भी कण से है। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी क्या हैं? एक ऑब्जेक्ट हैं, एक वस्तु हैं, क्योंकि हम सभी का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है, ठीक है। अब अगर इस वस्तु के लोकेशन की बात की जाए, स्थिति की बात की जाए कि वस्तु की जो लोकेशन है वो एक्चुअल में क्या है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम ब्लॉक लेते हैं। मान लो एक छोटा सा ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक एक वस्तु है। चूंकि साइंस की परिभाषा के अकॉर्डिंग जिसका निर्माण कणों से हुआ हो, ये सब वस्तुएं होती हैं। अगर हम ब्लॉक को देखें, ब्लॉक की एक्चुअल लोकेशन देखें, ब्लॉक एक वस्तु है। कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी वस्तु के निर्धारण के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक ज्यामिति जिसे आप लोग कहते हो, जिसमें ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये आपका होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर है वाई अक्ष, लंब है यानी, और एक्स और वाई दोनों पर लंब है आपका ये जेड अक्ष। कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक के जरिए ही हम वस्तुओं की स्थिति को
रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा इसी को हम समझें, यहां पर इस ब्लॉक की यानी इस वस्तु की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहां है। अब ये हुआ आपका y अक्ष, ये हुआ आपका x अक्ष। x अक्ष है और ये आपका क्या है, y अक्ष। और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पर काट देते हैं यही बनता है ओरिजिन, जिसे आप लोग कहते हो मूल बिंदु 0,0। ये आपका है मूल बिंदु 0,0 और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप x अक्ष कहोगे और इस वर्टिकल लाइन को आप y अक्ष कहोगे। वास्तव में ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, ये जो आपका z है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है कुछ इस कंडीशन में। ध्यान से देखिए, ये आपका बनेगा x अक्ष, ये आपका बना y अक्ष और ये आपका बना z अक्ष। यानी ये जो है जस्ट ऐसे आपकी तरफ है ये वाला, तो इसकी यहां जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है x अक्ष पर 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ये 1, ये आपका 2 और ये आपका हुआ 3। और ये जो y अक्ष पर है मान लेते हैं कि ये 2 पर है। x अक्ष के तीसरे नंबर पर और y पर दूसरे पर, यानी लोकेशन अगर देखा जाए तो ये वस्तु यहां पर निर्भर है। यहां पर, और ये जो पॉइंट होगा इसी पॉइंट को हम बोलेंगे 3,2। ये वस्तु 3,2 पर है इस हमारे अक्ष पर। ये तो रही इसकी लोकेशन यानी स्थिति की बात। वस्तु हमें पता चला, ठीक है, कि जिनका निर्माण कणों से हुआ हो। ये एक ब्लॉक मान लिए और ब्लॉक को इस निर्देशांक के जरिए हमने समझा कि इस ब्लॉक को कैसे देखा जाएगा, इसकी स्थिति के बारे में। लेकिन अब अगर गति को थोड़ा सा समझना है तो देखें, मान लो कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, अभी जो घड़ी का समय है वो 12:30 बजे है। तो मान लेते हैं कि 12, 12:30 बजे के समय पर ये घड़ी इसी स्थान पर 3,2 पर है। 1 घंटे बाद पुनः हम वापस आते हैं और इस ब्लॉक को देखते हैं, ये ब्लॉक फिर से इसी स्थान पर पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, समय के साथ क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। और समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। देखो, वस्तु की यहाँ जो अवस्था होती है, वस्तु की अवस्था मुख्यतः 2 प्रकार की है, एक विरामावस्था और दूसरा गति की अवस्था। वस्तु कि ये जो अवस्था है वो मुख्यतः 2 प्रकार की है। या तो वस्तु विरामावस्था में होगी
या तो वस्तु गति की अवस्था में होगी, अब देखो विरामावस्था में वस्तु कब कही जाएगी, जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे। जैसे अभी ये देखा 12:30 बजे पर ये ब्लॉक 3, 2 पर ही है और 1 घंटे मान लो फिर से हम घूम के वापस लौट के आए और ये ब्लॉक हमें फिर से इसी बिंदु पर दिखे, इसी जगह पर दिखे, तो हम कहेंगे कि ये ब्लॉक विरामावस्था में है, यानी ये वस्तु विरामावस्था में है, क्योंकि इसने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं किया। तो विरामावस्था को अगर हम देखें, यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। ये तो रहा इसकी पहली अवस्था, वस्तु की पहली अवस्था, यानी वस्तु कब विरामावस्था में होगी वो हमें पता चला। यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। जैसे ये ब्लॉक है, 1 घंटे के समय के उपरांत भी ये 3, 2 पर ही रहा, इसलिए ये विरामावस्था में है। अब वस्तु की जो अगली अवस्था हम देखेंगे, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा। मान लो अब की बार ये जो वस्तु है 1 घंटे पर ये जो ब्लॉक है वो यहां आ गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये जो वस्तु की लोकेशन है, अब ये मान लो 3, ये 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी अब ये 5, 2 पर है। 1 घंटे बाद इस ब्लॉक ने अपनी पोजीशन बदली, 3, 2 से पहुंच गया 5, 2 पर, यानी अब हम कहेंगे वस्तु या ये ब्लॉक गति की अवस्था में है। या इसी को हम मान लें कि t1 सेकेंड पहले ये वस्तु यहां पर था और t2 सेकेंड बाद ये 5, 2 पर पहुंच गया, यानी समय के साथ इस ब्लॉक ने अपनी स्थिति को बदली, इस वस्तु ने अपनी स्थिति को बदली, और अब हम इस वस्तु को कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है। यानी यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है या वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ
परिवर्तन होता है तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। में कही जाती है। अभी तक हमने पढ़ा कि वस्तु क्या है और वस्तु की ये जो अवस्था है वो दो अवस्था है। वस्तु या तो गति की अवस्था में होगी या विरामावस्था में। यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो वस्तु विरामावस्था में होगी, और यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो वस्तु गति की अवस्था में होगी। ये आप सब लोग वीडियो को रोक करके पूरे एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा और एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करिएगा। और चैप्टर को अच्छे से समझना हो तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। विरामावस्था के अगर कुछ उदाहरण देखा जाए इसके अगर उदाहरण देखें तो जैसे घर है, स्कूल है, ये सब विरामावस्था में है। ट्री है जिसे पेड़ कहते हो, ये सब हमेशा विरामावस्था में है। या कह सकते हो कि सभी वस्तुएं जो निर्जीव अवस्था में है वो सब विरामावस्था में है, क्योंकि ये वस्तुएं समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। और अगर गति की अवस्था की बात की जाए ये जो गति है, गति को भी मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे अभी वस्तु की स्थिति को देखा गया कि वस्तु या तो विरामावस्था में होगी या तो गति की अवस्था में होगी, वैसे ये जो गति है, वस्तु की गति, ये दो प्रकार की होती है। गति को अगर हम देखें तो गति मुख्यतः दो प्रकार की है। एक होती है प्रत्यक्ष गति और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष गति। प्रत्यक्ष गति यानी ऐसी गति जिसका अनुभव हम स्वयं कर लेते हैं, प्रत्यक्ष गति कहलाती है। जिसका अनुभव, ऐसी गति जिसका अनुभव हम स्वयं कर लेते हैं।
प्रत्यक्ष गति कहलाती है। और इसका उदाहरण बच्चों का दौड़ना, खेलना, हवा का चलना, इसका अनुभव हम कर लेते हैं। ये सब प्रत्यक्ष गति के उदाहरण हैं। यानी ऐसी गति जिसका अनुभव हम स्वयं कर सकें, प्रत्यक्ष गति कहलाती है। और अप्रत्यक्ष गति ऐसी गति जिसका अनुभव हम ना कर पाए। अप्रत्यक्ष गति ऐसी गति जिसका अनुभव हम स्वयं ना कर पाए। अप्रत्यक्ष गति कहलाती है। जिसका अनुभव हम स्वयं कर लेते हैं वो प्रत्यक्ष गति है, और जिसका अनुभव हम स्वयं नहीं कर पाते वो अप्रत्यक्ष गति है। अगर इसका उदाहरण देखें, जैसे पृथ्वी का घूमना अप्रत्यक्ष गति का उदाहरण है, इसका अनुभव हम नहीं कर पाते। चंद्रमा का घूमना और अपने सूर्य का सौरमंडल के साथ चक्कर लगाना अप्रत्यक्ष गति के उदाहरण हैं। इन सभी गतियों का एहसास हम नहीं कर पाते। तो ऐसी गति जिसका एहसास या जिसका अनुभव हम स्वयं कर पाए प्रत्यक्ष गति कहलाती है, ठीक है। और जिसका अनुभव हम स्वयं नहीं कर पाते वो अप्रत्यक्ष गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी का घूमना हो गया, चंद्रमा का चक्कर लगाना, ये सब अप्रत्यक्ष गति के उदाहरण हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट का पूरा बेहतर नोट्स बनाते जाइएगा। इसको हम रफ कर रहे हैं अब। ज़्यादा समस्या होगी तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को आराम से नोट करिएगा। और अब गति के बारे में थोड़ा सा और समझें। गति समझ गए कि यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। गति एक सापेक्ष पद है। गति एक सापेक्ष पद है, यानी मोशन इज अ रिलेटिव टर्म।
थोड़ा सा इस शब्द को समझें। क्यों कहा गया कि गति एक सापेक्ष पद है? इस सापेक्ष का मतलब क्या है? रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है? थोड़ा सा समझें। मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए कहता है बी विरामावस्था में है। ए कहता है बी विरामावस्था में है, विराम में है। और सी कहता है बी गति में है। क्या यह संभव है कि ए बी को कहे कि बी विराम की अवस्था में है और सी बी को कहे कि बी गति अवस्था में है? यानी एक ही व्यक्ति को 2 लोग 2 अलग तरीकों से देख रहे हैं। एक को यही बी गति की अवस्था में यानी चलता हुआ दिख रहा है और दूसरे को यही बी रुका हुआ दिख रहा है। यानी ये जो बी है ए को रुका हुआ दिख रहा है और यही बी सी को गति की अवस्था में दिख रहा है। क्या ये संभव है? आओ थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सही बोल रहे हों। ए के हिसाब से बी विरामावस्था में है और सी के हिसाब से बी गति की अवस्था में है। ऐसा कैसे संभव है? मान लो कि ए और बी दोनों ट्रेन में है। ए और बी दोनों ट्रेन में है और ट्रेन आगे की तरफ जा रही है जबकि सी बाहर रुका हुआ है। ए और बी दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं और सी बाहर से उनको देख रहा है। अब ये गाड़ी आगे की तरफ चल रही है। चूंकि दोनों अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ए और बी दोनों अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं कर रहे, ऐसा इनको आभास हो रहा है। इसलिए ए बी को कहेगा कि विरामावस्था में हो और बी ए को कहेगा कि आप विरामावस्था में हो। यानी दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। ट्रेन के अंदर जिस जगह पर ये बैठे हैं उसी जगह पर समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, ऐसा इन्हें आभास हो रहा है। इस वजह से ए तो देखेगा तो कहेगा बी तो अपनी जगह पर है, वहीं बैठा है, कहीं नहीं गया। और बी ए को देखेगा तो कहेगा कि ए अपनी जगह पर बैठा है, कहीं नहीं गया। इसलिए ये कथन सही है, ए के सापेक्ष बी विरामावस्था में है। लेकिन अब यही बाहर से जब व्यक्ति इन दोनों को देखता है तो वो कहता है कि ये दोनों तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी गाड़ी प्रॉपर चल रही है। पहले कुछ समय पहले ये गाड़ी कहीं और थी, इनका स्थान कहीं और था और कुछ समय बाद ये गाड़ी कहीं और चली गई। यानी समय के साथ स्थिति में यहाँ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इन्हें कहेगा कि ये गति की अवस्था में है। सी को लगेगा कि ये दोनों ट्रेन पर हैं, ट्रेन गति कर रही है, ये दोनों गति कर रहे हैं। जबकि ए और बी दोनों एक दूसरे को विरामावस्था में देखेंगे। तो इसी चीज को हम कह सकते हैं ए के सापेक्ष बी विरामावस्था में होगा, ए के सापेक्ष ए के सापेक्ष बी विरामावस्था में है।
और ए विरामावस्था में है। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में है, लेकिन बी सी के सापेक्ष भी गति की अवस्था में है। सी के सापेक्ष बी और ए दोनों गति की अवस्था में है। ए और बी, फिर से इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। यहां सवाल चर्चा उठी थी कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। सी के सापेक्ष बी गति की अवस्था में है और ए के सापेक्ष बी विरामावस्था में है। यही पूछा गया था, क्या ये संभव है? देखा गया कि हो सकता हो ये दोनों व्यक्ति ट्रेन में हो, या मान ही लेते हैं कि ये दोनों व्यक्ति ट्रेन में हैं। ट्रेन आगे चल रही है तो सी देखेगा कि दोनों व्यक्ति समय के साथ अपनी स्थिति में बराबर परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ए और बी सी के सापेक्ष गति की अवस्था में होंगे। सी के सापेक्ष बी और ए दोनों गति की अवस्था में हैं, लेकिन ए और बी चूंकि दोनों ट्रेन में ही हैं, इसलिए इन्हें आभास हो रहा है कि ये दोनों विरामावस्था में है। चूंकि ए देखता है बी को और कहेगा कि बी अपना स्थान नहीं बदल रहा समय के साथ, और बी देखेगा ए को, कहेगा कि ये अपना स्थान समय के साथ नहीं बदल रहा। तो ये दोनों स्थितियां संभव है कि ए के सापेक्ष बी विरामावस्था में है, बी के सापेक्ष ए विरामावस्था में है, और सी के सापेक्ष ये दोनों गति की अवस्था में है। ये तो है इस सापेक्ष शब्द का मतलब, रिलेटिव टर्म का मतलब। इसके कुछ और उदाहरण देखें। कुछ उदाहरण देखिए। ट्रेन में कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, और ये ट्रेन आगे की ओर जा रही है। नीचे नीचे प्लांट है और कुछ घास फूस उगी है। ये इस व्यक्ति को सब दूर भागते हुए दिखेंगे। ट्रेन आगे जा रही है और ये जो व्यक्ति ट्रेन पर है उसे पेड़ पौधे घास फूस दूर भागते दिखेंगे, जबकि यहीं पर एक व्यक्ति और खड़ा है। अब अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति कहेगा कि पेड़ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, गति की अवस्था में है, जबकि ये व्यक्ति जब यहाँ से ये देखेगा नीचे से तो कहेगा कि पेड़ विरामावस्था में है। यानी ये जो ट्री है, देखो दोनों घटनाएं संभव हैं। ये विरामावस्था में भी हो सकता है, गति की अवस्था में भी हो सकता है। यही सापेक्ष शब्द का मतलब है। चूंकि ट्रेन में सफर करते हुए व्यक्ति को प्लांट गति की अवस्था में दिखेगा, ये इधर जा रहा है x अक्ष की दिशा में, तो इसे पेड़ x अक्ष की नेगेटिव दिशा में
दिखेगा जाते हुए। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और इसे लगेगा कि पेड़ और ये माइनस एक्स अक्ष की दिशा में भाग रहे हैं, जबकि नीचे पर वहीं पेड़ के पास खड़ा हुआ व्यक्ति उसे बिल्कुल आभास तक नहीं होगा और उसे ये समझ में आएगा कि ये विरामावस्था में है। तो इसका ये एक उदाहरण रहा। इसके एक और उदाहरण, दूसरा उदाहरण, मान लो दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक समान स्पीड से साइकिल की चाल से चल रहे हैं। दो व्यक्ति एक समान चाल से साइकिल से रोड पर चल रहे हैं। पहला व्यक्ति दूसरे को देखेगा, चूंकि दोनों समान चाल से हैं इसलिए साथ साथ होंगे। पहला व्यक्ति दूसरे को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये विरामावस्था में है, और दूसरा पहले को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो विरामावस्था में है। और इन दोनों को नीचे सड़क पर से, बगल सड़क पर से कोई तीसरा व्यक्ति अगर देखेगा तो कहेगा दोनों गति की अवस्था में है, यानी दोनों स्थिति संभव है। सापेक्ष शब्द का मतलब ही यही है। पहला उदाहरण ट्रेन पर, ट्रेन से सफर करते हुए व्यक्ति को दिखेगा नीचे की सब कुछ भाग रहे हैं माइनस एक्स अक्ष की दिशा में, जबकि दूसरा उदाहरण अगर देखा जाए कि दो व्यक्ति एक समान चाल से सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, दोनों चूंकि साथ साथ हैं इसलिए दोनों को लगेगा कि दोनों एक विरामावस्था में है। पहला दूसरे को देखेगा तो कहेगा वो विरामावस्था में है, और दूसरा पहले को देखेगा तो कहेगा कि वो विरामावस्था में है। जबकि इन दोनों व्यक्तियों को नीचे से यानी सड़क पर खड़ा हुआ कोई तीसरा व्यक्ति अगर देखेगा तो कहेगा कि ये दोनों गति की अवस्था में है। और अगर इसका तीसरा उदाहरण देखा जाए, थर्ड एग्जाम्पल, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सारे जीव जब एक स्थान पर हैं तो सबको लगेगा कि वो विरामावस्था में है। जबकि स्पेस में कोई व्यक्ति गया हो अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में गए इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के घूमने के कारण सभी गति की अवस्था में है। यानी पृथ्वी के सभी जीव, इसे दिखेगा पृथ्वी पर रहने वाले सभी पृथ्वीवासी गति की अवस्था में है, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को लगेगा कि वो सब विरामावस्था में है। इसीलिए कहा गया कि गति क्या है, एक सापेक्ष पद है। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले गति, विरामावस्था, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण।
कुल मुख्य रूप से इतनी चीजों को हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। गति हो गया, विरामावस्था हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। हेडिंग डालो सब लोग, दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या है, दूरी को समझिए। मान लीजिए कि आपको कोई यात्रा करनी है। आप वो यात्रा इस बिंदु से प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं किसी बिंदु पर आपका ये घर है। और आपको आना है इस बिंदु तक। ये बिंदु आपका स्कूल भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है। तो ये जहां से आप यात्रा प्रारंभ करोगे, इसे प्रारंभिक बिंदु कहा जाएगा। इसे प्रदर्शित करेंगे एक्स आई से। आई का मतलब इनिशियल पॉइंट। और ये जहां पर आपकी यात्रा समाप्त होगी, इसे अंतिम बिंदु कहा जाएगा। इसे प्रदर्शित करेंगे एक्स एफ से। एफ का मतलब फाइनल। ये आपका होगा इनिशियल पॉइंट। जिसे हिंदी में कहा जाएगा प्रारंभिक बिंदु। और ये आपका होगा फाइनल पॉइंट। जिसे कहा जाएगा अंतिम बिंदु। अब ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, आप यात्रा यहां से शुरू करोगे, यानी जिस स्थान से यात्रा शुरू हो उसी को प्रारंभिक बिंदु कहा जाएगा। और जहां पर आपकी यात्रा खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे अंतिम बिंदु कहा जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार का है। अब ध्यान से देखो, इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आप इसी रास्ते को तय करोगे। इस रास्ते की कुल दूरी को तय करोगे, यानी यही वो रास्ता है जिस पर आप चल के जाओगे। और इसी को कहा जाएगा वास्तविक पथ की लंबाई। ये है वास्तविक पथ की लंबाई।
यहां से लेके आपको यहां तक पहुंचना है। ये आपका बना प्रारंभिक बिंदु, ये आपका बना अंतिम बिंदु। और जिस रास्ते को तय करके आप जाओगे, जिस पथ से आप होके जाओगे, उसी पथ की लंबाई को वास्तविक पथ की लंबाई कहा जाएगा। वास्तविक क्यों? क्योंकि वास्तव में आप इसी से यहां तक पहुंचोगे, इसी पथ को तय करके, इसलिए इसे वास्तविक पथ की लंबाई कहा जाएगा। तो अब अगर दूरी को देखा जाए तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच वास्तविक पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच वास्तविक पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर नोट किया जाए, दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच वास्तविक पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच वास्तविक पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये प्रारंभिक बिंदु आपका ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा और वास्तविक पथ ये रहा। अगर ये रोड, ये सड़क 5 किलोमीटर लंबी होगी यहां से लेके यहां तक, तो आप इसी सड़क की 5 किलोमीटर लंबाई को तय करते हुए आप यहां तक पहुंचोगे। इसलिए आपकी एक्चुअल जो दूरी होगी वो 5 किलोमीटर होगी। आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां तक पहुंचोगे। और अगर विस्थापन की बात की जाए, दूरी तो समझ में आया, विस्थापन की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा रास्ता, विस्थापन अगर कभी भी देखना हो तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा रास्ता देखना है। तो सबसे छोटा रास्ता अगर देखा जाए तो ये है। अगर इसको यहां से लेके यहां तक मिला दो तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा रास्ता मिल जाएगा। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा रास्ता या न्यूनतम मार्ग की लंबाई, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे न्यूनतम मार्ग की लंबाई को ही विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु
के बीच न्यूनतम मार्ग की लंबाई को ही विस्थापन कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो दूरी आपकी एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो घूम के सफ़र किए हो, ये जो यात्रा किए हो, 5 किलोमीटर आपकी हुई। और विस्थापन देखा जाए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता, इसको सीधा मिला दीजिए, यही है। इससे छोटा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। ये रास्ता नहीं हो सकता कि इसको इधर से मिला दिया जाए, इसको यहाँ से मिला दिया जाए। सबसे छोटा रास्ता यही होगा, इसलिए इसका ये क्या बनेगा, विस्थापन बनेगा। और ये विस्थापन इस दूरी से क्या होगा, कम होगा। विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन वो कौन सी कंडीशन होगी, कैसी कंडीशन होगी, इसे चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम पथ की लंबाई या न्यूनतम मार्ग की लंबाई होती है। ठीक है, तो यहां से तो अभी पता चला कि दूरी हमेशा, यहां से पता चल रहा है कि दूरी विस्थापन से बड़ी होगी, लेकिन दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं। वो कब बराबर होंगे, इसकी चर्चा होगी अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। तब तक अब आप हमें इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां आप लोग दूरी और विस्थापन से संबंधित कुछ बातें और सीखेंगे। इसके बाद चलेंगे चाल और वेग की तरफ।